हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीलम रिश्वाना है। मैं अपने इस चैनल से आपको 9th और 10th की हिंदी करवाऊंगी, जिसमें कि काव्य होगा, लेसन्स होंगे, ग्रामर होगी। वो सारा कुछ मैं आपको इस चैनल के द्वारा अपने वीडियोस अपलोड करके समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, हिंदी जो है, इसे हम एग्जाम से थोड़ा पहले ही पढ़ लेंगे और सारा कवर कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब बच्चे उन दिनों में जाकर हिंदी को पढ़ने लगते हैं, चैप्टर लेंथी होते हैं, काव्य मुश्किल होता है, ग्रामर मुश्किल लगती है, तो उन्हें उस समय लगता है कि ये तो सब कुछ नया है, हमने कभी जाना ही नहीं। और उस समय वो अपनी छोटी सी गलती के कारण अपना एग्रीगेट कम कर लेते हैं। हिंदी जिसमें आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ले सकते हो और अपना एग्रीगेट बोर्ड के एग्जाम में अप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी को साल भर पढ़िए, पूरा साल धीरे धीरे करके उसे पढ़िए, लेसन्स को समझिए, क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा घुमाकर डालते हैं, कहीं से भी वो डाल देते हैं लेसन के बीच में से, और बच्चे उलझ जाते हैं कि ओहो, ये तो अभ्यास में था ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन बेटा, जब आपने पूरा लेसन ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, काव्य को समझा होगा, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको वो क्वेश्चन इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस लेसन को थॉरोली पढ़ा होगा और ग्रामर को समझा होगा। मैं आपको ग्रामर कुछ इस ढंग से समझाऊंगी कि आपको वो रट्टा ना लगाना पड़े और उसके लिए आप उलझन में ना पड़ जाओ। अक्सर बच्चे समास में, अलंकार में, रस में थोड़े से उलझ जाते हैं, लेकिन जब आप उसे पूरे माइंड को सेट करके आराम से समझोगे तो ना अलंकार मुश्किल है, ना समास मुश्किल है और ना रस मुश्किल है। इन चीजों को आप धीरे धीरे अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही आसान है और एग्जाम के दिनों में आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर पूरी ग्रामर को, पूरे चैप्टर्स को, काव्य को अच्छे ढंग से लिख सकते हो और हिंदी में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम क्लास 10th का सिलेबस शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ग्रामर का पार्ट लेंगे और उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वाक्य को समझेंगे। वाक्य की परिभाषा: ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है, वक्ता मतलब जो कहने वाला है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो अपनी बात समझा सकता है, अपने सेंटेंस को पूरी तरह दूसरे को समझा सकता है, वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम ने धर्म की स्थापना की, जिसमें क्रिया है, एक संज्ञा है। तो सबसे पहले हमें वाक्य की परिभाषा समझना जरूरी है। वाक्य की परिभाषा आपको समझ आ जाएगी तो हम आगे उसके भेद कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आपने याद रखना है, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला करेंगे हम सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो सरल वाक्य की पहली पहचान क्या है कि जिसमें एक मुख्य क्रिया होगी जिस पर सेंटेंस खत्म होगा, पानी बरस रहा है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, 2 से अधिक क्रियाओं वाले सरल वाक्य भी होते हैं। जैसे वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तो इसमें वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, 2 क्रियाएं हैं, लेकिन जो पहली क्रिया है उसकी वैल्यू नहीं है। जिस पर सेंटेंस खत्म होता है उसी की वैल्यू है। वह नाच नाच कर गाएगा। तो नाच नाच कर गाएगा 2 बार क्रिया आई, लेकिन जो पहली क्रियाएं हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस पर सेंटेंस खत्म होता है उसी की ही वैल्यू है। तो 2 से अधिक क्रिया वाले सरल वाक्य भी होते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया, उसकी एग्जाम्पल ये है। 2 से अधिक क्रियाओं वाले सरल वाक्य, उनकी एग्जाम्पल ये है। और ये किसमें आएंगे? सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, एक संज्ञा और एक क्रिया। लेकिन जहां पर 2 क्रियाएं होंगी पर उनकी
कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, तो ये जो जाता है इसकी वैल्यू है। इससे सेंटेंस क्लियर होता है कि ये सेंटेंस हमें, ये वाक्य हमें क्या समझा रहा। अब आगे संयुक्त वाक्य, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयव शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की स्टूडेंट्स ये परिभाषा है, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अवयव शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, किंतु काम नहीं बना। जल्दी चलिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अन्यथा रात हुई और तारे निकले। मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका। तू पढ़ ले या टीवी देख ले। तो स्टूडेंट्स, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन ये एक समुच्चय बोधक यानी योजक से जुड़े हैं। यदि इनको हटा दिया जाए, या अगर पहले सेंटेंस में से किंतु को हटा दे, तो ये अपने आप में दो अलग वाक्य हैं, पूर्ण वाक्य हैं। और यहाँ अन्यथा हटा दो, जल्दी चलिए, अपने आप में वाक्य बहुत देर हो जाएगी। इसी तरह अगर इनको हम हटा दें, किंतु, अन्यथा, और, या, ये जो योजक है इसलिए इनको हटा दें, तो ये अपने आप में अलग अलग एक सेंटेंस है। इन दोनों, इनकी वजह से ही ये एक सेंटेंस बने हैं। बीच में योजक लग गया तो दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बन गया, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त मतलब इकट्ठा। ये अलग दो सेंटेंस हैं, लेकिन योजक की वजह से ये दो सेंटेंस एक बन गए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसलिए आप जहां भी आपके लिए आएगा, जहां भी किंतु, परंतु, अन्यथा, इसलिए, या, और, ये वर्ड होंगे, इन वर्ड से सेंटेंस तो जुड़े होंगे, वो संयुक्त वाक्य ही होगा डेफिनेटली। आपने इसकी पहचान यही रखनी है। किंतु, परंतु, अन्यथा, और, या, इसलिए, ये सारे वर्ड्स जहां दो शब्दों, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, वो संयुक्त वाक्य ही होगा। अब मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अब यहाँ पर आ गया हमारा मिश्र वाक्य। इसकी पहचान, जिन वाक्यों में रचना एक से अधिक दो सेंटेंस हो, पर जो एक सेंटेंस हो वो दूसरे सेंटेंस से कम इंपॉर्टेंट हो या भी उसके ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अब छुट्टी तो रहेगी, लेकिन कब रहेगी? जब मालिक कहेगा, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। श्यामलाल उसका मित्र है, लेकिन कौन सा वाला श्यामलाल? जो गांधी गली में रहता है। हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलांचे भरता है। अब पहचान इसकी, जो, वह, की, जिसे, उसे, ऐसा, जो, यदि, तो, ये योजक जो हैं, इन योजकों से जो सेंटेंस जुड़े होंगे वो मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अब मिश्र वाक्य, मिश्र मीन्स मिला हुआ, जो सेंटेंस आपस में गुथा हुआ हो, दो सेंटेंस आपस में योजक, जैसे कि जिसे, उसे, ऐसा, यदि, तो, इनसे जुड़े हुए हों और एक सेंटेंस की इंपॉर्टेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, एक इंपॉर्टेंट हो और एक उतना इंपॉर्टेंट ना हो, तब वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। आपने साधारण सी पहचान रखनी है। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ये मिश्र वाक्य की पहचान है। हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलांचे भरता है। मिश्र वाक्य जो आपस में गुथे हुए वाक्य होंगे
वो मिश्र वाक्य कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीनों की डेफिनेशन और उनकी पहचान किससे वो पहचाने जाते हैं, आज हमने ये किया है। तो आज आपका ये ग्रामर का एक चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।